और हमें ये दोनों चीज़ें कंसेप्टिव करनी पड़ेगी ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट। मैं एक मीटिंग में था। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रन करते हैं, ये ले, और इस रन में ये जो, अच्छा, और ये हमारे पास आ जाएगी पॉइंटर से। अच्छा जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, आपसे शेयर करने लगा हूँ मैं। प्लीज़ साथ साथ आप पॉइंट करते जाइएगा अपने क्वेश्चन, तो फिर मैं इंशाल्लाह उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ आपको यार कदर है। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आगे मूव करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं पीछे हम क्या कर चुके हैं अभी तक। पीछे हम लोगों ने बच्चों अभी तक जो चीज़ सॉल्व की है वो है जी कुछ ये वाली चीज़ें। तो उसमें हमने लास्ट में जो कुछ कवरेज है उनको देखा, और उन कवरेज में अगर आपको याद हो तो हमारे पास सबसे पहले जो कवरेज थी वो ये थी कि नोड कवर करना है। अब जब हम नोड कवरेज की तरफ जाएंगे तो अगर वो जो कंसेप्ट आपका है वो ये है कि यहाँ पे जी सब चल रहा है, इसको मैं दोबारा चला दूँ, ये ले जी। अच्छा जी, सबसे पहले नोड कवरेज है। तो नोड कवरेज का मतलब ये है बच्चों कि एक नोड से दूसरे नोड पे जाने का जो रास्ता है वो रास्ता हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो जो नोड्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम उन सिर्फ उन नोड्स को कवर करेंगे, उन रास्तों को एक्सप्लोर नहीं करेंगे। दूसरे नंबर पर जो चीज़ हमें यहाँ पे मिल जाएगी उसे कहते हैं एज कवरेज। तो एज कवरेज के रूल के मुताबिक एक नोड से दूसरे नोड पर जाने के लिए जो रास्ते चाहिए, जो वेज चाहिए, उन रास्तों को, उन वेज को हम कवर करेंगे। यहीं से एक आइडिया हमारे पास आया था जिसको हम कहते थे सबसम्पशन का। अब वो सबसम्पशन क्या कहती है कि अगर हम नोड कवरेज कर लें तो क्या एज कवरेज ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगी। तो हमने देखा था कि ऐसा नहीं हुआ। अगर हम नोड कवरेज कर लें तो ऑटोमेटिकली एज कवरेज हो जाए, तो ये हमारे साथ तो नहीं होता। फिर हमने इसका ऑल्टरनेट देखा कि अगर हम लोग एज कवरेज कर लें तो क्या ऑटोमेटिकली नोड कवरेज हो जाता है। तो हमने देखा जी ये बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब है जो एज कवरेज है वो सब सम करती है, सबस्यूम करती है नोड कवरेज को, एंड सी को। तो ये हमने यहाँ से चीज़ आइडेंटिफाई करने की कोशिश की थी, मतलब जो एज कवरेज है ये सबस्यूम करती है नोड कवरेज को। तो ये यहाँ से हमने एक चीज़ आइडेंटिफाई किया था। अच्छा जी, तीसरे नंबर पे जो चीज़ हमारे पास है बच्चों वो भी देख लेते हैं। वो है जी स्टेटमेंट कवरेज। स्टेटमेंट कवरेज आपसे क्या कहती है कि एक जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट्स में हमने प्रेडिकेट की बात नहीं की, मतलब जहाँ पे डिसीजन हो रहा है उसकी बात नहीं की, जहाँ पे कैलकुलेशन हो रही है। एग्जाम्पल कैलकुलेशन किसे कहते हैं, हम कहते हैं जी कि y इज इक्वल टू x प्लस 50। तो ये कैलकुलेशन है, ठीक है जी, वो कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन में यूज़ हो रहा है आपका वेरिएबल। तो ये हम कहते हैं कि स्टेटमेंट है। तो पूरे के पूरे प्रोग्राम में जो भी स्टेटमेंट्स हैं, इन स्टेटमेंट्स को हम जब इन पे जब इस पे वर्किंग करते हैं तो हम उसे कहते हैं स्टेटमेंट कवरेज। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि देखिए जब आप लोगों ने सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग पढ़ा, अगर वहाँ पे मैट्रिसेस पढ़े हैं तो मैट्रिसेस के रूल के मुताबिक एक मैट्रिक्स होता है KLOC, किलो लाइन ऑफ कोड। तो उसमें हम कहते हैं जी कि KLOC में क्या प्रॉब्लम क्या है कि उसमें आपको बहुत से कमेंट्स नज़र आते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे है कि वहाँ पे जो आपकी लाइन ऑफ कोड है वो तो थाउजेंड्स, 100 लाइन ऑफ कोड में चले जाएंगे, फिर क्या करना है। तो इतने स्टेटमेंट्स को कैसे कवर करें, तो यहाँ ये वीकेस्ट क्राइटेरिया है। तो ये तब ही इसकी तरफ आइएगा जब आपके पास कोई और चारा ना हो, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे हम लोग चले गए जी डिसीजन कवरेज के ऊपर। अभी डिसीजन कवरेज क्या चीज़ थी, डिसीजन कवरेज बच्चों हम कहते थे कि हमारे पास एक जगह पे हुआ डिसीजन, हमने कहा कि क्या x की वैल्यू या x की वैल्यू ग्रेटर देन है y से। अगर तो ये ग्रेटर देन है, मतलब अगर तो ये ट्रू है तो फिर ये वाला काम कर देना, और अगर ये फॉल्स है, अगर ये फॉल्स है तो फिर आप ये वाला काम कर देना, ये वाला। तो इस मामले में जो डिसीजन कवरेज आपसे कहती है वो ये कहती है कि एक्सप्रेशन की जो वैल्यूज़ हैं उनको ऐसी वैल्यूज असाइन करो कि एक बार हम ट्रावर्स कर सकें ट्रू वाला पार्ट, एक बार हम विजिट कर सकें फॉल्स वाला पार्ट। तो बस इन दो पार्ट्स को, इन दो रास्तों को हमने विजिट करना है, ये हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम है, दैट इज डिसीजन कवरेज, ठीक है। अब हमारे पास जो फिफ्थ नंबर पे आ जाती है उसे कहते हैं जी कंडीशन कवरेज। तो कंडीशन कवरेज हमसे क्या कहती है, कंडीशन कवरेज हमसे डिमांड करती है कि भाई आप ट्रू या फॉल्स पे, यानी कि जिस इनपुट पैरामीटर पे, जिस एक्सप्रेशन के तौर पर आप तशरीफ लेके हैं ट्रू पे या फॉल्स पे,
अब आप उसको एवेलुएट करें कम से कम सिंगल टाइम। अब हमने करना क्या है, एक्स ग्रेटर देन वाई, यहाँ पे जो हमारे पास नजर आ रहा है एक्स ग्रेटर देन वाई। अब हमारा सारा फोकस होगा इसके ऊपर। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक्स एंड वाई का जो एक्सप्रेशन है ना, इन दोनों को कम से कम एक बार फॉल्स करेंगे, एक बार ट्रू करेंगे। इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम एक बार फॉल्स एक बार ट्रू देखेंगे। मतलब अब हमारा फोकस है कंडीशन, ना कि ट्रू एंड फॉल्स पे जाने वाला रास्ता। तो इसको कहते हैं जी कंडीशन कवरेज। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ गया था जो थोड़ा सा शायद आप मिक्स कर गए, वो थी मल्टीपल कंडीशन कवरेज। एमसीसी के रूल के मुताबिक, अब ये एमसीसी आपसे क्या कहती है, एमसीसी जनाब आपसे कहती है कि अगर मैं सबको अरेज कर दूं, एमसीसी भाई हमें ये कहती है कि आपके पास है ये जो आ रहा है ना डिसीजन, जैसे अभी मैंने कहा कि हमारे पास एक ऐसे पॉइंट है, अगर हम इस पे एक्सप्रेशन है जी एक्स ग्रेटर देन वाई, और हम इसे कहते हैं जी कि आप एक बार इस पर ट्रू पे जाएंगे और आप एक बार इसमें फॉल्स पे आएंगे। तो ट्रू एंड फॉल्स इन दोनों के पर्सपेक्टिव से जब आप इस पे काम करेंगे, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने वो तमाम कॉम्बिनेशन लेने हैं कि जो इनके भी हों, और वो तमाम कॉम्बिनेशन जो आपको फॉल्स एंड ट्रू पे भी लेके आए। मतलब जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे हो सकते हैं वो, और जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे हो सकते हैं, इन सारों को आपने एग्रीगेट करना है यहाँ से लेके यहाँ तक, तब आपके पास बनेगा जी मल्टीपल कंडीशन कवरेज। जब हमने इसको काम किया एमसीसी पे, जब हमने काम किया तो एमसीसी पे काम करने से पता क्या चला, तो पता बच्चों यहाँ पे ये चला कि हमारे पास कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से टेस्ट केसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। और ख़ास तौर पे ज़्यादा क्रिटिकल उस वक्त हो जाता है जब इसमें कंडीशंस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं। तो ये है जो प्रॉब्लम जो हमें यहाँ पे देखना पड़ा है। तो फिर अब हमने कहा कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम ये भी कवरेज भी कर लें, ठीक है। मतलब कि हमारे पास कंडीशन कवरेज भी आ जाए, डिसीजन कवरेज भी आ जाए, लेकिन इसमें साथ क्या हो कि मिनिमम टेस्ट केसेस आ जाए। तो उसके लिए फिर हमारे पास आया गया था डीसीएमसी, जिसे कहते हैं डिसीजन कवरेज, डीसी, और फिर साथ इसे कहते हैं एमसी, डिसीजन कवरेज, और सॉरी सीसी, डिसीजन कवरेज और कंडीशन कवरेज। अच्छा, अब इस पर्सपेक्टिव से हम क्या करेंगे, अब हम तमाम कॉम्बिनेशन नहीं लेंगे, अब हम लेंगे सिर्फ वो कॉम्बिनेशन जो हमें जो हमें इस जगह पर कम से कम सिंगल टाइम एवेलुएट कर दें ट्रू फॉल्स के लिए, और इन रास्तों को कम से कम सिंगल टाइम एवेलुएट कर दें ट्रू फॉल्स के लिए। मतलब कंडीशन को भी ट्रू फॉल्स का कॉम्बिनेशन देख लें, और इसके थ्रू हम जो नीचे तशरीफ लेके आएंगे बात के ऊपर, उनका भी कम से कम सिंगल टाइम ट्रू फॉल्स वाला कवर हो जाए। अगर ये कवरेज हो जाए तो हम कहेंगे ठीक है जी, कवरेज हमारे पास आ गई है, हमें मर्दर फर्दर ज़्यादा ज़रूरत नहीं जाने की। तो ये हमारे पास एक सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आ गई थी डिसीजन कंडीशन कवरेज में। तो डीसी और इसने हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया था नंबर ऑफ टेस्ट केस रिड्यूस करने का। आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हमने लूप कवरेज और बेसिक पाथ कवरेज को करना है, या बेसिक पाथ टेस्टिंग को लेकर चलना है। तो जो पहला हमारा पार्ट होगा उसमें हम फोकस करेंगे लूप कवरेज पे, और जो सेकंड पार्ट हमारा होगा उसमें हम फोकस करेंगे पाथ कवरेज पे। और फिर आपके मन में जो भी क्वेश्चन आप सामने हैं, एक्चुअली ये काफ़ी हद तक आपने पहले पढ़ा हुआ है साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी वाला, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर रहते हुए या सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग के अंदर। तो उस चीज़ को ज़रा हम लेके चलते हैं क्या बनता है। तो लूप कवरेज में क्या है, देखिए जी, लूप हमारे लिए इतनी ज़्यादा क्रिटिकल क्यों है। लूप हमारे लिए बच्चों इसलिए ज़्यादा क्रिटिकल है कि इसमें जो पाथ हैं वो इनफाइनाइट हो सकते हैं, ठीक है। मतलब इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, नॉर्मल भी हो सकते हैं। अब हम क्या करें, अब हमें कुछ में से मीनिंगफुल रिडक्शन करना है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस में, कि नंबर ऑफ टेस्ट केसेस भी स्मॉल हो जाएं और हमारी एग्जीक्यूशन भी हो जाए, या कवरेज क्राइटेरिया भी मीट कर जाए। तो अब इसको लेते हुए हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। उन किसी एक ऑप्शन को हम यूज़ करेंगे। अब वो ऑप्शन क्या क्या हो सकती हैं, अब आपने डिसाइड करना है वो ऑप्शन क्या क्या हो सकती हैं जो आप लेना चाहेंगे। ऑप्शन नंबर 1 हमसे कहती है कि आप ऐसा काम करें, स्टेप नंबर 1 में आप ये काम करें कि आप पहला टेस्ट केस जो आप वो आपसे कहता है कि इस लूप को आप 0 टाइम एग्जीक्यूट करें। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप इस लूप को टोटली इग्नोर कर दें, बस छोड़ें, जो कुछ भी लिखा है छोड़ के आगे मूव करें। तो ये हमारे पास पहला टेस्ट केस है। जो दूसरा टेस्ट केस हमसे कहता है वो ये है कि भाई ऐसा करें कि इसको टोटली इग्नोर ना करें, कम से कम उसको सिंगल टाइम ज़रूर एग्जीक्यूट कर दें, मिनिमम सिंगल टाइम।
हमने कहा ठीक है जी, मिनिमम सिंगल टाइम एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। जो थर्ड वन हमारे पास आ जाता है केस, वो आपसे ये कहता है कि अब ऐसा करें कि आप इसको n टाइम्स एग्जीक्यूट करें, जहाँ पे n की वैल्यू स्मॉलर होनी चाहिए, 2 3 4 5, इसके पास पर 10 से नीचे नहीं चाहिए। मैं मुझे मेरा अपना ख्याल है, मैं ये नहीं कह रहा कि 10 से नीचे ही होनी चाहिए। मिनिमम वैल्यू जो भी नंबर हो सकता है इसका ना, वो जनाब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और फोर्थ नंबर पे ये है कि ये जो आपके सामने टेस्ट केस आ गया है ना, फोर्थ नंबर पे, इसको फिर आपने ये करना है कि इसको आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम पे एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, अब वो क्या हो सकता है जी, फर्ज करें एक लूप आपकी चलिए फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 500। तो ये हमारे पास अगर कोई चीज़ आ गई है तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करने की कोशिश करेंगे, अब हम इसको 500 प्लस वन इस पे भी टेस्ट कर सकते हैं, और दूसरी हमारे पास इसमें ऑप्शन आ जाएगी कि 500 माइनस वन। तो ये दो ऑप्शन बच्चों हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी, जिसके साथ हम लूप को एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसमें हमारे पास कवरेज क्राइटेरिया डेफिनेटली 100% या मैक्सिमम आ जाएगा। लेकिन इसमें नंबर ऑफ टेस्ट केसेस कितने हो चुके होंगे ज़रा अब आप आइडेंटिफाई कर लें। ए से बी, बी सी है, ए से बी सी है, वो फिर एक लंबी कहानी भी यहाँ पे चलेगी। तो ये है जी वो चीज़ जो हम यहाँ पे चलेंगे। अच्छा, अब ये चीज़ें हम अप्लाई करना चाहते हैं लूप के ऊपर, ऐसे ही है। अब हमें अगर पता नहीं लूप कितने टाइप की होती तो हम कैसे इस पे एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब हमें नेक्स्ट काम ये करना है कि लूप के टाइप्स को देखना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो टाइप आती है उसे कहते हैं सिंपल लूप। सिंपल लूप में आपको एक सिंपल सी लूप नज़र आएगी, एग्जीक्यूट होगी, सिस्टम से बाहर आ जाएगा, लना खैर सलाह। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि अब हमारे पास यहाँ पे जो लूप काम कर रही है वो ये है कि आप यहाँ से लूप में एंटर हुए, इसको एग्जीक्यूट किया, जब वो लूप खत्म हो गया आप सिस्टम से बाहर चले गए, दैट इज सिंपल लूप। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो लूप आ जाती है उसे कहते हैं कॉन्कैटिनेटेड लूप। तो जो आपने जावा या सी शार्प पढ़ी है उसके अंदर आप लोगों ने प्लस ऑपरेटर यूज़ किया, वो जो प्लस ऑपरेटर आपने यूज़ किया बच्चों, उसको कहते हैं कॉन्कैटिनेशन, जो स्ट्रिंग्स की कॉन्कैटिनेशन होती है एक्चुअली। तो वही कॉन्कैटिनेशन आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। कैसे नज़र आ रही है, अब आप यहाँ पे ज़रा गौर करें, आपके पास एक लूप है, वो लूप किस तरह चल रही है वो ज़रा गौर कीजिएगा कि यहाँ पे दो डिफरेंट किस्म के लूप्स हैं, ऐसे ही है। उसमें जो पहली लूप है वो जनाब आपको लेके जा रही है यहाँ तक, ये है जी आपकी लूप नंबर वन। और जो दूसरी लूप है बच्चों आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, वो जनाब ये वाली है, जिसको हम कहते हैं लूप टू। तो लूप टू हमारे पास जो इसमें आ रही है वो वेरी सिंपल सी है, वो ये वाली है, ये वाली, ये वाली, ये हमारे पास लूप टू है। तो अब हमने इस किस्म की अगर लूप्स आ जाएंगे तो उसे कैसे सॉल्व करना है इसकी तरफ बाद में आते हैं। थर्ड नंबर पे आ जाती है इनर लूप। अब वो इनर लूप क्या है, जिसको हम नेस्टेड लूप कहते हैं। जैसे नेस्टेड क्लासेस हो सकती है, नेस्टेड लूप्स हो सकती हैं। जैसे आप अगर हमने एक ऐसा कॉलम, एक ऐसे मैट्रिक्स पे काम कर रहे हैं जो 2 बाई 2 का, जिसमें स्केयर मैट्रिक्स है, तो उसमें हमें पहली लूप चलानी पड़ती है जो कि चलती है आपके कॉलम के हिसाब से, दूसरी लूप जो चलती है जो हमारी रोज़ के हिसाब से, इनफैक्ट रोज़ और कॉलम के हिसाब से चलती है, आर सी के हिसाब से। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक लूप है जो इनर चल रही है, ठीक है, और दूसरे नंबर पे आपको नज़र यहाँ पे ये आ रहा होगा, एक ऐसी लूप है जो कि बाहर से चल रही है। तो इस ऐसी चीज़ को हम कहते हैं जी नेस्टेड लूप्स। ठीक है, तो ये डेफिनेटली एक वक्त में एक ही लूप एग्जीक्यूट होती है, सबसे पहले इनर होगी फिर आउटर होगी। तो ये हमारे पास एक सा क्राइटेरिया है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो आ जाती है वो आ जाती है नोटल लूप। नोटल या इसका जो दूसरा नेम है उसको हम कहते हैं अनस्ट्रक्चर लूप। ठीक है, अब वो क्या होती है, अब आपने देखा ना कि उसको अनस्ट्रक्चर नोटल क्यों कहते हैं। मेरा ख्याल आपको इसका आइडेंटिफाई हो जाएगा कि वाई इट इज़ कॉल्ड अनस्ट्रक्चर या नोटल लूप। उसके लिए जनाब मैं अभी आपके सामने आता हूँ एक प्रॉब्लम लेकर, इसको आप ज़रा गौर से देखें, और गौर से देखने के बाद देखें यहाँ पे क्या है चेंज। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो चेंज है वो ये है कि मैं अगर वापस जाऊँ इसकी तरफ, तो यहाँ पे देखें आपकी एक लूप चल रही है ये वाली। ठीक है, मैं कहता हूँ जी आपकी एक लूप है ये वाली। दूसरे नंबर पर जो एक लूप हमें लेके चल रही है यहाँ से, वो है जी ये वाली। तो अब मैं कह रहा हूँ कि ये वो इस पॉइंट वे से यहाँ से हम ऐसे गुजरेंगे। ठीक हो गया। अब इन दोनों में नोटर क्या है, जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ क्या है, ज़रा उसकी तरफ आते हैं। इनमें जो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक चीज़ है बच्चों को ये है कि
ये वाला पोर्शन जरा गौर कीजिएगा, मतलब अभी ये नहीं हो रहा कि एक लूप खत्म होगी दूसरी शुरू होगी, यहाँ पे बेसिकली इस जगह पे कुछ ओवरलैपिंग हो रही है इन लूप्स के बीच में, ये वाला इलाका। तो ये है जी वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन कि जब ये दोनों आपस में यहाँ पे ओवरलैप करेगी, एक जगह से ये पैरेलल में मूव करेगी, ये हमें प्रॉब्लमेटिक करेगी। अब क्वेश्चन है, सिंपल लूप भी आपको समझ आ गई, नॉट कॉन्केनेटेड भी समझ आ गई, नेस्टेड भी समझ आ गई, नॉटल भी समझ आ गई। अब क्वेश्चन है कि जो हमने क्राइटेरिया पढ़े थे अभी पीछे, 4 केसेस पढ़े थे, कौन सा केस किस पे अप्लाई करना है या कौन सी लूप को कैसे सॉल्व करना है किस क्राइटेरिया के तहत, अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे, तो फिर ये हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो जाएगा। अब जनाब उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम ये करते हैं कि अगर तो सिंपल लूप है, तो सिंपल लूप में आप सिंपली क्या करें, वो जो सब ऑप्शन अब कर लें, नंबर एक इसको एंटायरली स्किप कर दें, सिंगल टाइम इसमें से गुजर जाए, एन टाइम गुजर जाए, एम टाइम गुजर जाए, जो जो फोर जो केसेस हमने वहाँ पे देखे वो सारे के सारे यहाँ पे एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये तो सिंपल लूप में वो 4 के 4 केसेस एप्लीकेबल हैं। अच्छा, अब दूसरी नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप जब हमने काम करना ना बच्चों, तो उसमें है कि सबसे पहले जो इनर लूप है ना, इसको रिजॉल्व करो, इसकी वर्किंग करो सारी की सारी। जब ये अपनी, अच्छा अब जब इस पे वर्किंग कर रहे होंगे तो आउटर लूप को फिलहाल आपने रेस्ट में रखना है, मतलब उसको ऐसी वैल्यू पास करनी है जिसकी वजह से आउटर लूप हम जाए ना, सिर्फ इनर लूप पे रहें। फिर उसके बाद जब इनर लूप आप एग्जीक्यूट कर चुके हैं एज अ सिंपल लूप, इनर लूप को आपने एज अ सिंपल लूप लेके चलना है। तो जब इसके टेस्ट केस लिख चुके हों, इसको कवर कर चुके हों, तो फिर आपने जो आउटर लूप है ना ये वाली, इस पे वर्किंग शुरू कर देनी है। तो एक वक्त में हम इसी तरह से हम कंटिन्यू करते रहेंगे, इससे आउटर इससे आउटर, इस तरह से हम टेस्ट केस लिखते रहेंगे नेस्टेड लूप के हवाले से, तो ये भी प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, थर्ड नंबर पे जो हमारे पास है जी कॉन्केटिनेटर। इसको अब आपने क्या करना है, इन दोनों लूप्स को इंडिपेंडेंट ट्रीट करना है, ये अलग से लूप है, ये अलग से लूप है, मतलब हम क्या करेंगे, इसको अलग से एज अ सिंपल लूप देखेंगे, और दूसरे नंबर पे जो दूसरे नंबर पे है उसको भी एज अ इंडिपेंडेंट लूप कंसिडर करेंगे। तो फार्मूले जो आपने वहाँ पे देखे नेस्टेड लूप के या दूसरे जो पहली लूप सिंपल लूप के, वो यहाँ पे एप्लीकेबल है, हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे और खैर सल्ला। लेकिन अब क्वेश्चन है कि ये तो सिंपल भी समझ आ गई, कंकेटिनेटर भी समझ आ गई, इनर भी समझ आ गई, अब क्वेश्चन है कि भाई अनस्ट्रक्चर क्या क्या करें, जो हमें यहाँ पे जाके प्रॉब्लम दे रही थी, यहाँ पे दो लूप्स आपस में इकट्ठी हो रही हैं। तो इसका बच्चों हमारे पास एक ही सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन क्या है कि हम इसका टेस्ट केस नहीं सकते, हम डेवलपर के पास जाएंगे, उससे कहेंगे भाई जी आपकी मेहरबानी है इस लूप को रीस्ट्रक्चर करो या रीडिज़ाइन करो। जब तक आप इसको रीस्ट्रक्चर रीडिज़ाइन नहीं कर सकेंगे तो अनफॉर्चुनेटली हम भी इसके टेस्ट केस नहीं लिख सकेंगे। तो ये है जी वो चीज़ जो हमें यहाँ पे लेके चलनी है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जनाब हम इसको यहाँ पे वाइंड अप कर देंगे। तो ये था जी सबका सब लूप कवरेज। अच्छा, अब नेक्स्ट है जी बेसिक पाथ टेस्टिंग, जो हमारा आखिरी टॉपिक है इसी पर्सपेक्टिव से, वो क्या है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना बेसिक पाथ क्या है, तो फिर बाकी चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी। बेसिक पाथ से पहले पाथ क्या है, देखें अगर तो मेरे पास हमारे पास एक कोड लिखा हुआ है, उस कोड में किसी जगह पर डिसीजन नहीं हो रहा, किसी जगह पे फॉर लूप नहीं है, किसी जगह पर वाइल लूप नहीं है, किसी जगह पर डू वाइल लूप नहीं है, सिंपल सा कोड लिखा सीक्वेंशियल, तो उसमें तो पाथ सिर्फ एक ही पाथ होगा, बस उसमें एक सिंपल पाथ, उसमें तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया सिंपल पाथ का या बाकी पाथ का या इंडिपेंडेंट पाथ का। तो पाथ उस वक्त नहीं बनेगा जब तक हमारे पास ब्रांचेस नहीं आएंगी, जब तक हमारे पास कंडीशंस नहीं आएंगी, जब तक हमारे पास इफ कंडीशन नहीं आएगी, स्विच नहीं आएगी, फॉर लूप नहीं आएगी, वाइल लूप नहीं आएगी, डू वाइल लूप नहीं आएगी, उस वक्त हमारे पास मल्टीपल पाथ नहीं हो सकते। अगर तो मेरे, जैसे आप कहते हैं, अगर तो हमारे एफएससी में मार्क्स अच्छे हुए और हमारा एडमिशन हो गया तो हम एमबीबीएस में चले जाएंगे, एस में बायो इन्फॉर्मेटिक्स कर लेंगे, अगेन लाइफ में है। तो हमारे पास दो पाथ आ गए, करियर पाथ कह लिए कुछ भी कह लें। तो इस किस्म के पाथ हमारे पास नहीं बने जब तक हमारे पास वो सीक्वेंस और ये कंडीशन की ब्रांचेस नहीं है। ठीक हो गया, हम इसे पाथ कहते हैं। अब हम इसको, हमारे लिए पाथ क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए जी हर पाथ में आपको जो चीज़ें नजर आएंगी वो कौन कौन सी हैं। हर पाथ में, हर पाथ रिप्रेजेंट करता है एक टेस्ट केस को, और हर टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास होना चाहिए सेट ऑफ इनपुट्स। ये दोनों चीज़ें हमारे पास होंगी तब ही हम टेस्ट केसेस की तरफ जाएंगे। अच्छा, फिर मैंने आपसे कहा था पाथ क्रिटिकल होता है, क्यों, क्योंकि जब हम पाथ पे मूव कर देंगे तो मैं, आपने सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा कि बग्स जो हैं ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं पाथ के ऊपर, या बग्स ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं ब्रांचेस के ऊपर, और हमने इसमें बाउंड्री वाली एनालिसिस करने की कोशिश की थी। तो लिहाजा अगर हम ब्रांचेस पे मूव करेंगे तो ब्रांचेस में बग्स का आने का खर्चा ज़्यादा है, हमने इसके लिए सेल्फ इंस्पेक्शन और ये सब चीज़ें की है, वॉक थ्रू कोड वॉक थ्रू किया है, लेकिन हम इसको टेस्ट केस करना चाह रहे हैं।
तो बग्स से बचने के लिए, बग्स को रिजॉल्व करने के, डिटेक्ट करने के लिए हमें जनाब पाथ कवरेज करनी पड़ती है। अच्छा, अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक ये है कि भाई बेसिक पाथ क्या है। उसके लिए बेसिक पाथ जब आपको समझ आ जाएगा, फिर हमने देखा इंडिपेंडेंट पाथ क्या है। इन दोनों के लिए हमारे पास जो कैटेगरी आ जाती है वो दो हैं। तो पहली जो कैटेगरी उसे कहते हैं जी ऑल पाथ कवरेज। ऑल पाथ कवरेज में अभी जो हमने किया ना, नोड कवरेज, स्टेटमेंट कवरेज, कंडीशन कवरेज, डिसीजन कवरेज, एमसीसी, कंडीशन डिसीजन कवरेज, ये सारे के साथ जो हमने काम किए ना, इसको हम कहते हैं ऑल पाथ कवरेज। जो दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है ना, जिसको हम बेसिक पाथ कवरेज कहते हैं, ये वो चीज़ है जो मैं बार बार नाम लिए जा रहा हूँ, आपको बता नहीं पा रहा या बता नहीं रहा। अब मैं आपके सामने एक एक्सप्लेनेशन करता हूँ इस चीज़ को। देखो बच्चों, आप लोग हैं इस वक्त अपने घर में, और आप लोग तशरीफ़ लेके जाना चाह रहे हैं जनाब एयरपोर्ट, लेट्स सपोज। अब आपने, ये आपका होम है और ये आपका एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट पे जाने के लिए हमारे पास कोई एक रास्ता तो नहीं होगा, मल्टीपल रास्ते हैं। आपने कहा जी कि हमेशा हम जाते हैं एयरपोर्ट कुछ इस रास्ते से, ऐसे करके, ठीक हो गया, ये एयरपोर्ट का रास्ता है। अब ये तो होगा आपका बेस पाथ जो आपको पहले दिन से लेकर आखिर तक ले जाए। एक होता है, इसके बाद होता है इंडिपेंडेंट पाथ। इंडिपेंडेंट पाथ उस पाथ को कहते हैं जो कम अज कम आपको एक नया रास्ता ट्रावर्स करवाता है, मतलब एक नया रास्ता विजिट करवाता है जो आपने पहले कभी विजिट नहीं किया था। अब आपने क्या किया कि आप इसी रास्ते से गुजरते जा रहे हैं, इसी रास्ते से गुजरते गुजरते आप इस पर मूव किए, आपने देखा कि एक ये रास्ता यहाँ से जो यहाँ पे जाता है सीधा भी जा रहा है, और आपको ये वापस इधर से ले आता है इसकी तरफ वापस। तो अब आप देखें, पहले आपने इससे पहले ये रास्ता पहले देखा हुआ था, ये रास्ता अब आपके लिए नया है। तो मैंने क्या कहा था, जो कम से कम आपको एक सिंगल नई गली, एक नई सिंगल रोड, एक नया इलाका ट्रावर्स कर दे जो आपने पहले कभी विजिट ना किया हो, हम उसे कह देंगे जी इंडिपेंडेंट पाथ। पॉसिबल है इसके बाद क्या हुआ कि आप लोगों ने एक तीसरा पाथ देखा जो यहाँ से होता हुआ इकट्ठा इसके साथ जाता है, और इसके साथ जाते हुए वो सीधा आपको एयरपोर्ट पे ले जाता है। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने एक नया रास्ता विजिट कर लिया जो पहले कभी विजिट नहीं किया था। तो यहाँ पे आपने सिर्फ इस रास्ते को विजिट किया जो पहले नहीं किया था, लिहाजा नया रूल के मुताबिक चूंकि कम से कम कोई एक जगह पे एक छोटा सा एज आपने अगर नया कवर कर लिया ना, तो इसका मतलब है दैट इज इंडिपेंडेंट पाथ। तो अब आपको समझ आए जी बेसिक बात क्या था जिसके बिहाफ पे आपने डिसाइड किया कि अब कौन सा रास्ता है जो हमने नहीं देखा हुआ। सबको मैंने एग्जांपल दी, वो आपको भी दूंगा। आप लोग जब घर होता है आपका, आप हम लोग जब घर से जाते हैं मस्जिद, आई एम टॉकिंग अबाउट जब ईद की नमाज पढ़ने जाते हैं, तो उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस रास्ते से जाएं उसी रास्ते से वापस आएँ, मतलब रास्ते को चेंज करें। अब आप कहते हैं जी कि हम इस मस्जिद गए हैं, तो वापसी पे अब आप इस रास्ते को बेस बनाते हुए डिसाइड करेंगे किस रास्ते से नहीं गुजरना, ताकि एक नया रास्ता एक्सप्लोर किया जा सके। तो फ़र्ज़ करें आप लोग वापस जो मस्जिद मस्जिद गए, तो मस्जिद से आप यहाँ से होते हुए वापस इधर को मुड़ के आ गए हैं, तो ये रास्ता आपने नया ट्रावर्स कर दिया, लाजम हमारे यहाँ पे हदीस पे अमल हो गया। तो ये था इंडिपेंडेंट पाथ। आई होप कि अब आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है बेसिक पाथ को, इंडिपेंडेंट पाथ को। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ ये क्या काम करती है। ठीक है, इंडिपेंडेंट पाथ क्या था, ऐसा कोई भी ऐसा सेट ऑफ प्रोसेसिंग एलिमेंट या स्टेटमेंट्स जो आपको कोई ना कोई एक न्यू कंडीशन विजिट करने का मौका दे, कोई ना कोई एक नया एज विजिट करने का मौका दे, कोई ना कोई एक नया नोड विजिट करने का मौका दे। नोड पे फोकस ना करें वैसे, तो कोई ना कोई एक नया एज विजिट करने का मौका दे, उसको हम इंडिपेंडेंट पाथ कहते हैं। अब इंडिपेंडेंट पाथ को मेजर करने के लिए कितने पाथ हो सकते हैं किसी सी एफ जी के अंदर, इसके लिए जो हम फॉलो करेंगे वह है जी टॉम मैकेबी एक बंदे थे, इन्होंने इस पे काम किया। और ये कब काम किया ज़रा वो भी देख लीजिएगा जनाब, ये वर्किंग इनकी हुई थी 1976 में। तो अब आप देख लें किस लेवल पे ये काम कर रहे थे। तो इन्होंने एक क्वांटिटी मेजर पे काम किया था, दैट वाज जिसको हम कहते हैं ना, मुझे 1 मिनट दे दें बस। अच्छा जी, अब हमें इसमें लेके क्या चलना है
अच्छा, ये मैकैब माशाल्लाह, टॉम मैकैब ने जो काम किया, अब अमेरिका के अंदर आपको इसकी पूरी पूरी एजेंसी नजर आएगी जो कि साइक्लोमेट्री इन सब चीज़ों पे काम कर रही है, इसको एडवांस वेरिफिकेशन पे भी काम कर रही है। वैसे वेरिफिकेशन आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है माशाल्लाह से, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, तो इसकी एडवांस टेक्निक्स पे ये लोग काम कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब क्वेश्चन है साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी क्या चीज़ है। मैंने भी कहा साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी निकाल लो। साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी बच्चों में कहते हैं कि ये क्वांटिटेटिव मैजर है। अब क्वांटिटेटिव को वर्ड को समझिए, जो सॉफ्ट इंजीनियरिंग है ना, ये क्वालिटेटिव मैजर है। ये क्वांटिटी पे फोकस नहीं करती, ये क्वालिटी पे फोकस करती है। अब इसका मतलब क्या है। अच्छा, अगर आप लोग जाएं शॉपिंग या किराना स्टोर पर, और वहाँ पे जाके थोड़ा सा आटा दीजिएगा, तो आप बता सकते हैं थोड़ा सा आटा कितना होगा। या थोड़ी सी चीनी दीजिएगा, थोड़ा सा नमक दीजिएगा, थोड़ी सी मिर्च दीजिएगा। जब तक आप ये नहीं कहेंगे जी कि मुझे 10 किलो आटा चाहिए, जब तक आप इसके साथ क्वांटिटी अटैच नहीं करेंगे, उस वक्त तक उसकी समझ में बात नहीं आएगी। ठीक है, वो मेजर नहीं कर पाएगा आप इस चीज़ को। दूसरे नंबर पे देख लें, अगर आप कहते हैं जी कि मुझे थोड़े से आलू दे दें, मतलब जब तक आप नहीं कहते 5 किलो आलू दे दें, तो उस वक्त तक जब तक क्वांटिटी अटैच नहीं है ना, तो ये जब हम क्वांटिटी अटैच करते हैं सॉफ्ट इंजीनियरिंग के साथ, इसे कहते हैं मैट्रिसेस। तो साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी एक क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स है। ये क्या निकालती है कि कितने नंबर ऑफ पाथ होने चाहिए किसी कोड को ट्रावर्स करने के लिए एज ए इंडिपेंडेंट पाथ, ये बेसिक पाथ, उसको हम कह देते हैं जनाब कि साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी है। अब क्वेश्चन आपने करना क्या है, वेरी सिंपल है। हमें कोड दिया गया है, आपको कोड दिया गया है जी, ठीक है जी। आप सिंपली करें, इस कोड को कन्वर्ट करें इनटू CFG, कंट्रोल फ्लो ग्राफ। तो ये अब आपके पास CFG आ गया। अब उसके बाद आप क्या करें, इस CFG को कन्वर्ट, इस CFG में से आप V निकालें। V का मतलब है साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी निकालें। जो V इसमें से निकाल चुके हों, तो फिर आप सबसे पहले देखें इसमें से बेसिक पाथ कौन सा है। ठीक है, जब बेसिक पाथ आपके पास आ चुका हो, तो फिर आपने क्या करना है, इसमें इंडिपेंडेंट पाथ निकालने। तो अब यहाँ पे क्या किया गया, इन दोनों को एक ही ट्रीट किया गया है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या करने, जब आपके पास पाथ आ जाए, तो उन पाथ के अगेंस्ट में टेस्ट केसेस लिखें, TCs लिखें, टेस्ट केसेस लिखें। ठीक है। और इन टेस्ट केसेस के अगेंस्ट में फिर आप लोगों ने इन टेस्ट केसेस को, इन TCs को एग्जीक्यूट करें, इन TCs को एग्जीक्यूट करें। ये है जी माशाल्लाह से आपका वो काम जो आपने यहाँ पे करने की कोशिश करनी है। तो कैसे करने की कोशिश करनी है मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है। तो अब इसका कुछ फार्मूला होता है, एच माइनस नोज प्लस 2p। और अगर आप ये नहीं करना चाहते, तो जितने इसमें बाइनरी डिसीजन है उसको लें, उसमें एक ऐड करें, तो दोनों तरीके से हम इसमें से एक निकाल लेंगे। करने की कोशिश करते हैं जी। इसमें डिस्कनेक्शन पार्ट जो लास्ट टाइम भी थोड़ा सा शायद आपको लगा था, देखिए मेरे पास एक नोड है ये वाला, एक नोड है ये वाला, और मैं यहाँ से यहाँ पे मूव कर सकता हूँ। तो इसमें कोई डिस्कनेक्शन नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट जो पी की वैल्यू है 1 होगी, इसमें डिस्कनेक्शन 1 होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास एक दूसरा रास्ता है कि उसमें जनाब ये हमारे पास एक नोड आ जाता है। अब हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं जो इस नोड को इस नोड से लिंक कर सके। तो एक डिस्कनेक्शन, आप पी की वैल्यू वहाँ पे, एक पी की वैल्यू यहाँ पे, तो हम कहेंगे 2। तो हम क्या करते हैं, पी की वैल्यू यहाँ पे 2 कर देते हैं। तो इस तरह से जहाँ पे डिस्कनेक्शन होगा उतने पीस हम इसमें अटैच कर लेंगे, तो वो हमारे पास एक काम बन जाएगा। अब ये हमारे पास एक नोड है। अब हमने निकालना है इसका साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी क्या है, कि वेरी 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 कॉमन सा ये है। तो इसमें एज, एक इसमें एज है, एक एज है, और 2 इसमें नोड्स हैं, 2 इसमें नोड्स हैं, और डिस्कनेक्शन इसमें 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 है। तो अगर मैं इसको लेके चलूँ, तो एज, एच माइनस नोड्स प्लस 2p, तो वो हमारे पास ये 2 आ जाएगा। 2 2 के साथ क्रॉस हुआ, आंसर आ गया 1। तो इसकी साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी 1 आ जाएगी। एंड V मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 10। अगर आपकी V 10 से ज़्यादा आ जाती है, तो आपको रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, रीडिज़ाइन करना पड़ेगा सारे कोड को। अब इसको देख लेते हैं। अभी यहाँ पे हमने निकाले कितने इसमें एज है। तो ये हमारे पास है जी एज नंबर 1, ये जी एज नंबर 2, ये है जी एज नंबर 3, एंड दैट इज एज नंबर 4। तो 4 इसमें बच्चों एज आ गया, उसमें 1 2 3 एंड 4, 4 इसमें नोड्स आ गए। डिस्कनेक्शन इसमें एक ही है, तो आंसर आ जाएगा जी ये। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी नो एज माइनस नोड्स प्लस 2p। तो वो हमारे पास आ जाएगा जी 2। आंसर आ जाएगा जी +4 -4 आपस में ख़त्म हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा जी 2। तो इसकी V 2 आ जाएगी, साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी 2 आ जाएगी। इसको इसको देख लेते हैं आखिरी बार। और उसके बाद में आपको आइडिया है कि यहाँ पे डिस्कनेक्शन 2 है, तो एक पी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, एक पी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो एच भी इसमें 2 ही हैं, 2 इसमें एच है, एज इसमें जो आप कितने हैं जी 2 इसमें एज है, नोड्स इसमें 4 हैं,
और डिसकनेक्शन हमारे पास आ जाएगा जी जमा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4। तो 4 से क्रॉस हुआ तो हमारे पास इसका आंसर भी आ जाएगा जी 2। अब जनाब ज़रा अब मैं आपको टाइम देता हूँ 2 से 3 मिनट। इस 2 से 3 मिनट में आपने आइडेंटिफाई करना है कितने इसमें नंबर ऑफ पार्ट्स हैं, मतलब कितने इसमें इसके साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी। तो 3 बज के 7 मिनट हुआ, 3 बज के 10 मिनट पर जनाब वापस मैं आप तक आ जाऊँगा। फिर आपने मुझे बताना है जी क्या है जी इसकी साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी। ओके ओके बच्चों, इसमें देखें सबसे पहले वी नीड टू काउंट एज। तो एक एज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जी 12 इस बच्चे इसमें 12 इसमें एच है। नोट्स देख लें 1 2 3 4 5 6 7 इसमें नोट्स हैं। डिसकनेक्शन इसमें कोई नहीं है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 हमारे पास आ जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 12 माइनस 7 प्लस 2, तो इस पर्सपेक्टिव से ये हमारे पास बन जाएगा 12 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14 14 में 7 गया तो 5 इज इक्वल टू 7। इसकी साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी 7 आनी चाहिए। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये कंज्यूम हो चुका। अब बाकी मतलब आप निकाल लेंगे। अब आपने जनाब क्या करना है, इसको हमने ये भी मैं आपको समझ आ चुकी होगी कैसे ये इस पर काम करता है, तो बिल्कुल नई चीज़ कुछ नहीं। अब आपके टास्क है, टास्क का बच्चा आपके लिए ये है कि अब इसका सबसे पहले जो मैंने आपको तरीका बताया उसमें सबसे पहले इसके CFG जनरेट होगी और वो जो CFG हमारे पास इसमें आ जाएगी उसके अकॉर्डिंगली हम ये काम करेंगे। तो जनाब सबसे पहले ये हमारे पास है, ये वो कोड है जो कि एग्जीक्यूट होगा सीक्वेंशियल, मतलब कंपाइलर हमारे बिहार पे किसी डिसीजन में आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक सीधा आ जाएगा। ठीक है, तो जो सबसे पहले हमें नज़र आ रहा है वो ये वाला पार्ट है जो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे वाला डिसीजन ये वाला, मतलब इसके बाद हम चले जाएंगे इस डिसीजन पे। वो डिसीजन क्या कहता है, अगर तो ये ट्रू होगा, अगर तो ये डिसीजन ट्रू होगा तो हम इधर को मूव कर जाएंगे, और अगर ये डिसीजन फॉल्स होगा तो फिर हम इधर को मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर डायरेक्टली आपके सामने मूव करूँ तो हमारे पास कौन कौन सा पाथ बनेगा। यहाँ से हम इधर आएंगे, इधर से हम चले जाएंगे इधर की तरफ, दैट विल बी इन द केस ऑफ ट्रू, और यहाँ से हम इधर मूव कर जाएंगे, दैट विल बी इन द केस ऑफ फॉल्स। ठीक है, और दोनों के दोनों जो एग्जाम्पल हमारे पास आ रहे हैं वो है कि इन्होंने फ्लो कर देना यहाँ पे, मतलब अगर ये ट्रू वाला पाथ होगा तब भी हम इधर को आएंगे, अगर फॉल्स वाला पाथ होगा तब भी हम इधर को आएंगे। ठीक हो गया। तो अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद बच्चों हमने ये करना है कि अब हमारे पास है नेक्स्ट डिसीजन, वो है ये होगा, मतलब ये जो P इज इक्वल टू ये वाला काम है ये मैं नेक्स्ट लेके आ जाएगा इसकी डायमेंशन की तरफ। तो यहाँ पे रूल ऑफ थंब के मुताबिक अगर तो ये ट्रू होगा तो हम मूव कर जाएंगे इसकी तरफ, तो अगर ये फॉल्स होगा तो हम मूव कर जाएंगे जनाब इसकी तरफ, g इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो अब हमें इसमें क्या करना है जी, अब हमें जनाब ये है जी हमारे पास इन द केस ऑफ ट्रू, इन द केस ऑफ ट्रू, और इधर को हम आ जाएंगे इन द केस ऑफ फॉल्स, ये हमारे पास आ जाएगा इन द केस ऑफ फॉल्स। अब कुछ भी हो आप बेशक ट्रू के रास्ते से हैं फॉल्स के रास्ते से हैं, अब इसके बाद ये दोनों के दोनों ड्रिल डाउन कर देंगे इस रास्ते पे, ये दोनों दोनों ड्रिल कर डाउन कर देंगे इस रास्ते की तरफ। तो ये हमारा पास यहाँ से बन चुका है जी जिसको हम कहते हैं कंट्रोल फ्लो ग्राफ। ठीक है, अगर मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ तो ये है जी वो ग्राफ बना जो हमारे मामले में। अब हमने यहाँ पे जो काम करना है वो ये है कि इसकी हमने कैलकुलेट करनी है साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो वो कैलकुलेट करने के लिए जनाब हमें क्या चाहिए होगा, इसमें कितने नोड्स हैं कितने एजेस हैं। तो अगर मैं
थोड़ा सा और इसमें अरेज करने की कोशिश करूँ तो ये भी हम अरेज कर देंगे। तो अब ज़रा आप देखने की कोशिश करें यहाँ पे, ये लें तो हमारे पास एक नोड ये है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 हमारे पास यहाँ पे नोड्स हैं, और एज हम देखने की कोशिश करते हैं कितने यहाँ पे बनते हैं। तो वो बना जनाब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो 10 हमारे पास आ गया जी एज। एज हमारे पास यहाँ पे 10 एज माइनस नोड्स प्लस 2p। तो इस पर्सपेक्टिव से 2p तो हमारे पास सीधा सीधा 2 ही आ गया, 2 ही आ गया। नोड्स हमारे पास आ चुके हैं जी 9, और एज हमारे पास आ चुके हैं जी कितने थे, 10 थे आई। तो 10 में से 9 गया, एक एक और 2 3, तो 3 पाथ बच्चे हमारे पास यहाँ पे होंगे। कौन कौन से पाथ होंगे उसको देख लेते हैं। तो जो पहला पाथ हमने अच्छा अब मैं अगर आपको डायग्राम से दिखाऊं तो ज़्यादा अच्छा होगा। इन सब को मैं अगर यहाँ से इग्नोर कर दूँ या इरेज कर दूँ तो फिर ज़्यादा आपको आइडिया होगा। अच्छा अब आपने फोकस किया, देखिए जो हमारे पास बेसिक पाथ है ना, उस बेसिक पाथ के रूल के मुताबिक आपने क्या करना है, उसके रूल के मुताबिक बच्चों आपने करना ये है कि जो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे लेना कि कौन से वाला पाथ है जिसके साथ हम चलेंगे। ठीक हो गया, तो जरा वो ले लेते हैं। तो अब जनाब इसके लिए हम क्या करने लगे हैं, इसके लिए हम बच्चों ये करने लगे हैं कि जो पहला डिसीजन हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है। तो अब जब तक हमारा डिसीजन नहीं तो हम इस पर मूव नहीं कर सकते। तो पहला हम कहते हैं इसका ट्रू वाला पाथ है वो ये वाला है, तो ये इसका ट्रू का पार्ट है, तो ये इसका ट्रू का पार्ट है, तो ये इसका फॉल्स वाला पार्ट है, और ये इसका फॉल्स वाला पार्ट है। तो जनाब अब हमारा फोकस होगा सिर्फ और सिर्फ ट्रू वाले पार्ट पे, वो भी किसके, इफ ए इक्वल इक्वल टू। तो ये हमारे पास इसका जो पहला क्राइटेरिया जिसमें से गुजरेंगे वो ये वाला है। तो पहले नोड से लेकर आखिरी नोड तक जाना हमारी मजबूरी है, क्योंकि तब तक वो टेस्ट पास नहीं बनेगा जब तक हम पहले से लेकर आखिर तक मूव नहीं करते। तो ये हमारे पास आ गया जी पहला टेस्ट केस। जो दूसरा टेस्ट केस हमारा इसमें से हमें निकलता नजर आ रहा है, अब हमने चूंकि इसका एक ट्रू वाला पार्ट कवर कर लिया, अब इसका फॉल्स वाला कवर करेंगे। तो ये इसका ऑपोजिट वाला, हम इसको सिर्फ हमारा फोकस सिर्फ इस एरिया पे है, सिर्फ हमारा फोकस, बाकी नीचे क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। ठीक है, अब हम वापस जाते हैं जी उसी के ऊपर, ये हमारा हो गया सेकंड वाला। अब आप लोग कह रहे होंगे हम इधर से चलते एक वक्त में ये भी सॉल्व हो जाता, तो ये काम नहीं करना, एक वक्त में सिर्फ सिंगल नया रास्ता ट्रैवर्स करना है, मल्टीपल नहीं। अच्छा, तीसरे नंबर पर जो हम यहाँ से मूव करने की कोशिश करेंगे वो ये है कि अब इसका ट्रू वाला पार्ट भी कवर हो चुका है, फॉल्स वाला भी कवर हो चुका है। अब आप किसी एक रास्ते से आप आ जाएं, किसी एक रास्ते से आए। अब आप देखें इस जगह के ऊपर ट्रू वाला पाथ कवर हो चुका है, अब हम इसका पाथ माइनस जो फॉल्स वाला पाथ कवर करेंगे, तो इस तरह से 3 पाथ के साथ हमारा ये काम चल जाएगा। तो ये है जी आपके पास साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी निकालने का तरीका। अब आपके पास ये वाला कोड है, मैं आपको यहाँ पे ई माइनस एन प्लस 2p वाला फार्मूला नहीं बताऊंगा। अब आप क्या करें, देखिए कहाँ कहाँ पर डिसीजन हो रहा है। डिसीजन का मतलब है किसी किसी एक नोड से एक दो या दो से ज़्यादा नोड्स जो एज बाहर निकलते कौन कौन सा है। तो उसमें सबसे पहले आपको नजर आ रहा है 1। तो 1 में आप 1 से 2 पे भी जा सकते हैं, 1 से 7 पे भी आ सकते हैं। दूसरे नंबर पे आपको डिसीजन नजर आ रहा है 2 के ऊपर, उसमें आप 3 पे भी जा सकते हैं, 6 पे भी आ सकते हैं। और तीसरे नंबर पे आपको डिसीजन नजर आ रहा है 3 के ऊपर, उसमें आप 4 पे भी जा सकते हैं, 5 पे भी जा सकते हैं। तो b+1 के फार्मूला के मुताबिक इसमें 4 पाथ होने चाहिए। एक पाथ मैं आपके लिए कवर कर देता हूँ, बाकी पाथ आपने खुद डिसाइड करने कौन कौन से होंगे। तो जो पहला पाथ जो मेरे ख्याल में इसमें हो सकता है वो है ये है कि हम 1 से फॉल्स की तरफ निकल जाए, 1 से 7 की तरफ निकल जाए। ये हमारे पास पहला पाथ कवर इसमें हो चुका है। ठीक हो गया।
ओके जी, अब इसके बाद हमने ऐसे ही काम चलता रहा तो इसके साथ अब इसका फॉल्स वाला कवर हो गया है। अब इसका ट्रू वाला भी कवर कर लेते हैं। तो ट्रू में हमारे पास आ जाएगा जी ये। अब आगे कौन से किस तरह आपने घुमाना है वो आपकी मर्जी है। फर्स्ट कर आप यहाँ से इधर को मूव कर जाते हैं, यहाँ से सीधा बाहर चले जाते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। तो ये दो पाथ तो मैंने कवर कर दिया, आपके ट्रू वाला और पाथ वाला। बाकी अब आगे टू है तो ज़रा सोचिए कौन कौन से हो सकते हैं। तो उनके पर्सपेक्टिव से जनाब हमारे पास जो नेक्स्ट आता नज़र आ रहा है वो है जो कि जो वन है ना, इसका ट्रू एंड फॉल्स दोनों कवर हो चुके हैं। अब टू पे आते हैं। तो टू का लेट्स सपोज फॉल्स वाला कवर हो चुका है। अब हमने इसके जाना है इसके ट्रू की तरफ। तो ट्रू वाला पाथ इसका ये वाला है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से एंट्री मारेंगे, इस पर मूव करेंगे, इस पर मूव करेंगे और यहाँ सिस्टम से बाहर को निकल जाएंगे, जो भी इसका रास्ता कवर होता है। तो इसका तीसरे नंबर पे इसका ट्रू वाला पाथ कवर हो गया। और आखिर में हमने जो फोर्थ पाथ कवर करना है वो क्या है कि जो इसका देखिए फॉल्स भी हो गया, ट्रू भी हो गया। जैसे इसका फॉल्स भी हो गया, इसका ट्रू भी हो गया। लेकिन ये इसका फॉल्स है अगर थ्री का, और इसका ये ट्रू है, तो इसका फॉल्स वाला तो कवर होगा, ट्रू वाला नहीं कवर हो। तो ट्रू में जनाब हम इस पे जाएंगे, इसमें आगे कहीं मूव कर देंगे, तो इस तरह फोर पाथ के साथ ये हमारा रास्ता कवर हो जाएगा। अब मैं आपके लिए ये मैं आपके बुक में से लिया है। इसका आपने क्या करना है, इसके लिए वेस में आपने देखे वीएफजी निकाला, इसके पाथ निकालें, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अब हमने इसके टेस्ट केस पे लिखे। ये देखें, अब ये टेस्ट केस कैसे आए हैं, ये एक पूरा कंप्लीट टेस्ट केस है। ये पूरा कंप्लीट टेस्ट केस है। अब आपने डिफाइन करना एन ए का मतलब नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो ये है। अब इसमें C1 किसको का, इसको C1 का है, इसको C2 का है, ऐसे चीज़ें भी चाहिए। तो जनाब आई होप कि अभी सब चीज़ें आप करने की कोशिश करेंगे। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। अब आपके माइंड में किसी किस्म का कुछ क्वेश्चन है तो यू आर वेलकम टू आस्क। तो लेट्स हैव अ 5 मिनट ब्रेक। और इस ब्रेक के बाद जनाब हम आज अच्छा इसके साथ हमारा आज काम कंप्लीट हो गया। उसको कहते हैं जी कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग वाला काम। तो नेक्स्ट अब हम चले जाएंगे जी डेटा फ्लो टेस्टिंग की तरफ। और अगर आपको उसमें इशू आएंगे तो प्लीज़ यू आर वेलकम, मुझे बताइएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको कुछ में इशू ना आए। तो जी अपने नेक्स्ट लेक्चर तक 5 मिनट के ब्रेक के बाद मेरे पास टाइम हुआ 3:20। तो 3:25 पे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।